अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च प्रोसेस के थर्ड स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हाइपोथेसिस। A hypothesis can be defined as a logically assumed relationship between two or more variables expressed in the form of a testable statement. हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डिफाइन करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, यानी जब आप टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बयान करने जा रहे होते हैं, डिफाइन करने जा रहे होते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, जो कि लॉजिकली और एज्यूम्ड होना चाहिए। लॉजिकली यानी लॉजिक पर बेस होने चाहिए, और सेकंड पॉइंट कि एज्यूम्ड यानी मफरूजा होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब 100% नहीं होती वो चीज। मींस आपने ये मफरूजा बयान किया है, आप एज्यूम कर लें, आप सपोज कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेसिस नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ट्रेनिंग हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। कि अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इसका, ट्रेनिंग का, किसके ऊपर? एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। क्या 100% ऐसा होगा? हो सकता है ना हो सकता है आप ट्रेनिंग दें और जॉब परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव नहीं हो। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस है कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूं टॉपिक पे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च का टॉपिक रख दिया कि इम्पैक्ट ऑफ HR प्रैक्टिसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। कि HR प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पे क्या होता है। ठीक है, तो HR जो प्रैक्टिसेस है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस जो है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अच्छा, HR प्रैक्टिसेस में आप किन चीज की बात करें, किन वेरिएबल्स की बात करें, वो कहलाते हैं आपके कंट्रोल वेरिएबल्स। तो आपने बोला कि हम बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, हम ओवर टाइम की बात कर रहे हैं, हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम सैलरी की बात कर रहे हैं, हम बोनस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके कंट्रोल वेरिएबल्स। तो मैंने मेन टॉपिक उठा लिया ऊपर। मेन टॉपिक क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ HR प्रैक्टिसेस ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये टॉपिक हो गया। ठीक है, उसमें एक वेरिएबल हमने कंट्रोल वेरिएबल ले लिया, ट्रेनिंग। तो फिर हाइपोथेसिस क्या बनेगा उसका? ट्रेनिंग हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस। अगर सेकंड आपने क्या उठाया? सैलरी लिए। कंट्रोल वेरिएबल अगर आपका सैलरी है तो आप बनाएंगे सैलरी हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। थर्ड आपने क्या लिए? बोनस ले लिए, तो बोनस हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मे और मे नॉट वाली बात होती है यहाँ पर, कि वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप बता रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है। आप दो रिलेशनशिप, टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसको अगर हम राइटिंग, उसमें अगर हम फॉर्मेट की उसकी बात करें तो उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मींस इफ terms such as greater than, less than, positive, negative, and the like are used, then these hypotheses are called directional hypothesis because the direction of the relationship between variables is indicated. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया, इंडिकेट कर दिया है, ये डायरेक्शन है। अगर उसमें कुछ इस तरह के वर्डिंग यूज हो, ग्रेटर देन, लेस देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका मतलब है आपने उसको डिफाइन कर दिया, डायरेक्शन बता दी है। फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है वुमेन आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क देन मैन। आपने बता दिए कि वुमेन जो है मोटिवेटेड होती हैं, मोर मोटिवेटेड टू वर्क देन मैन। सेकंड है द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड इन द जॉब, द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये आप बात कर हमने डायरेक्शन दे दी है, ये कहलाते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। Non-directional hypothesis. If hypothesis is stated in such a way
that it shows relationship but not stated whether this relationship will be positive or negative is called non directional hypothesis. आपने डायरेक्शन नहीं दिया, हाइपोथेसिस तो बना दिया, उसमें डायरेक्शन नहीं दिया, आप बात करें देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, बस। तो आपने वो जो वर्डिंग यूज की थी पीछे, क्या थी वर्डिंग? ग्रेटर देन, लेस देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई ऐसी बात नहीं की। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन, लेस देन का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, आपने डायरेक्शन ही नहीं थी। आप ये बोल रहे हैं भाई रिलेशनशिप है, एज और जॉब सेटिस्फैक्शन में रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और आपने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है आपने डायरेक्शन बताया ही नहीं है अभी तक, तो ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। सेकंड है देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क एथिक्स वैल्यूज ऑफ अमेरिकन एंड एशियन एम्प्लॉइज, तो इसमें हमने डायरेक्शन ही नहीं बताई है, ठीक है, ये आपको क्या कहलाता है? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, से पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जब आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो टॉपिक फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च प्रॉब्लम भी, जिसको हमने बात में बताया कि अगर रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत स्पेसिफिक कर लिया जाए वो टॉपिक बन जाता है, जैसे अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, तो आपने जो एचआर प्रैक्टिसेस थी उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया हुआ है, और इस वक्त जो है जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कंट्रोल वेरिएबल में आपने सैलरी, बोनस और इंसेंटिव और जो है आपने ट्रेनिंग, ओवर टाइम, रिस्पेक्ट, ये आपने उसके कंट्रोल वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो वो जो आपका टॉपिक था वो समझे आपके रिसर्च प्रॉब्लम थी, अगर उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, खोल लें, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको स्पेसिफिक कर लें तो वो आपका टॉपिक बन जाएगा। टॉपिक की बेस पे आपने क्या किया? एक हाइपोथेसिस बनाया कि भाई हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है क्या उसका इम्पैक्ट जॉब की एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे होता है, क्या सैलरी का इम्पैक्ट, अगर सैलरी इंक्रीज होती है समझे तो सैलरी का इम्पैक्ट आता है उसकी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे, ठीक है, तो या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर सैलरी कम हो रही तो उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो हम ये चेक करने जा रहे हैं सैलरी का, बोनस का, ट्रेनिंग का, इनका इम्पैक्ट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे आता है, तो समझे एक तरह का आपका ये रिसर्च प्रॉब्लम भी है, देन आपने इसको टॉपिक में लिया, उसके बाद आपने इसका हाइपोथेसिस बना लिया। अब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आप इसको रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी को क्वेश्चन फॉर्म में लिख देंगे और बहुत स्पेसिफिक फॉर्म में, तो ये डिफरेंस होता है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ये समझ में रखें हाइपोथेसिस जो है वो क्वेश्चन नहीं होता, जैसे अभी आपको बताया वो एक स्टेटमेंट फॉर्म की बात हो रही होती है जिसमें हम टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें एक हाइपोथेसिस, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर आप जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं, हाइपोथेसिस को भी बहुत स्पेसिफिक कर रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर करें, जो हाइपोथेसिस होता है इसके अंदर हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें वेरिएबल क्लियर हो जाने चाहिए, अगर आप हाइपोथेसिस पढ़ें तो उसमें वेरिएबल क्लियर हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो एज और जॉब सेटिस्फैक्शन में अगर हम देखें वेरिएबल्स का, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई एज और जॉब सेटिस्फैक्शन हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर। सेकंड है पॉपुलेशन क्लियर होनी चाहिए, जब आप एज और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, ठीक है, वो आप फिर आप ये बात करें कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, या आप बात करें जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगी, एज और जॉब सेटिस्फैक्शन के रिलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, आप उनको ले लेंगे, वो आपकी पॉपुलेशन हो गई। फिर एम्प्लॉयज को चेक करने ना आप, उसको एज वाइज आप सेगमेंट बना देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, देन उन एज का जो है इम्पैक्ट देखेंगे आप जॉब सेटिस्फैक्शन पे, तो जितने भी एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉयज हैं वो, तो उनकी वो तो आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो उसके हिसाब से अब आप पूरी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, रिसर्च हो रही है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की आप जो है वो क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट तो नहीं कर सकते। अब आप एक एक के पास जाके पूछें एज के हिसाब से कि इनकी एज है, तो अब आप देखें आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आता है, एज वाइज अगर आप जो है सबको डिवाइड करके फिर उनसे सर्वे करें, तो उसके बाद आप सैम्पलिंग करेंगे और उसके बाद और सैम्पलिंग के बाद आप डेटा कलेक्शन शुरू करें, ठीक है। तो हाइपोथेसिस के अंदर जो है आपके वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे हमने डिफाइन किया कि एज
एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये वेरिएबल्स क्लियर हो गए। पॉपुलेशन की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो पॉपुलेशन हो गई। एंड रिलेशनशिप भी क्लियर होना चाहिए कि क्या किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बात कर रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, और उसका जो रिलेशनशिप है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि बात किस हवाले से हो रही है। ठीक है। Types of hypothesis, null and alternative hypothesis. The null hypothesis is a proposition that states a definite exact relationship between two variables, that is it states that the population correlation between two variables is equal to 0. ठीक है। जब हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो नल का मतलब होता है कि उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी वेरिएबल। ठीक है। इसी तरह जब ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे कि नीचे डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच इज द अपोजिट ऑफ द नल, नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है, इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और इंडिकेटिंग डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक इसके ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, there is no significant difference between the mean score of intelligent test of group A and group B. There is no significant difference. ठीक है। ये कौन सा है? नल हाइपोथेसिस। नथिंग की बात हो रही है, इसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है। और जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तो हम इस तरह करेंगे, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हमने नो यहां से रिमूव कर दिया। There is significant difference between the mean score of intelligence test of group A and group B. ठीक है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी टू वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, सॉरी, तो नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल क्या होगा? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये आपका नल हाइपोथेसिस। ठीक है। नो का वर्ड आएगा उसमें, कोई रिलेशनशिप नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जब हम इसको टेस्ट करते हैं आगे तो हमें एक चीज जहन में रखनी होती है, अगर जो है नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने वो टेस्ट के पता चला कि उन टू वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, इट्स मीन आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। बिल्कुल इसी तरह इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो सही बात है। और एक लॉजिक के हवाले से बात करें तो वो भी यही है कि जब हमने बोल दिया कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, के इन दोनों में रिलेशनशिप है, तो उसका मतलब है इसका नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया, ये तो आपने अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। यानी इसका नल हाइपोथेसिस क्या क्या बना था? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। जब आपका ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा तो नल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हाइपोथेसिस के हवाले से, और जैसे कि आपको क्लियर हो चुका है कि हाइपोथेसिस आप जो बनाएंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, और जब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, टॉपिक सिलेक्शन के बाद फिर आपने उस पर मजीद वर्क किया और उसके बाद उसका एक हाइपोथेसिस आपने बनाना होता है, देन वो हाइपोथेसिस बाद में टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि आपका जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। देन जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपकी जो रिसर्च है उसको आप कंप्लीट करते हैं आगे। ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।